अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद वलीद बिन साद। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए बहुत लोग मेरे पीछे थे और स्टूडेंट्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ लेक्चर्स हमें दे दें। तो इंडिविजुअली ऐसे पढ़ाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल था, तो इसलिए मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जो आपकी हेल्प कर देंगी रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़ते हुए मद्देनज़र रखनी है। ये पहला फेज़ है, इसमें हम 1857 से लेकर 1900 तक का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त इंडिया में क्या हो रहा था, और कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पता होना लाजमी है। तो हम इन चीज़ों को देख लेते हैं एक एक करके। पहली तो बात यह है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है हमने, और ख़ास तौर पे इस एरा को 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। ब्रिटिशर्स जो हैं वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बैठ जाती है और ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है इंडिया। अब इंडिया जो है, ये कौन से वाला इंडिया की हम बात करें, उसमें पाकिस्तान है आज का इंडिया है जो, उसके अलावा म्यांमार है। और ये इतना बड़ा जो आपका एक पैच ऑफ लैंड बनता है, ये कहलाता था सब कॉन्टिनेंट, और जिसमें कश्मीर भी आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड था जिसको उस वक्त का जो है ब्रिटिशर्स ने जहाँ पे आके थोड़ा एरिया जो है कैप्चर किया था। अब इसकी कुछ डायनामिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ एरिया ये वो था जिसमें जो आपका गवर्नर जनरल था ब्रिटिशर्स का आया हुआ, उसका डायरेक्ट कंट्रोल था, उसको कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। और कुछ यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल कहलाता है वो, कि ब्रिटिशर्स ने उन स्टेट के लीडर्स के साथ या नवाबों के साथ, जिस तरह नवाब और बहावलपुर है हमारे, खान ऑफ कलात है, ये कुछ इलाके थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। इन नवाबों के जरिए ये अपना कंट्रोल रखते थे, इनसे टैक्सेस और पैसे लेते थे और इनसे अपनी आर्मी में रिक्रूट करवाते थे लोग। और उसकी मद में इन्होंने इजाजत दी हुई थी कि आप अपने इलाके को खुद रूल कर लें। तो बड़ी फ्रीडम था इन लोगों के पास ब्रिटिशर्स के दौर में। 635 प्लस स्टेट्स थी यहाँ पे, छोटी छोटी जो प्रिंसली स्टेट्स कहलाती हैं। तो एक वो इलाका हो गया सब कॉन्टिनेंट का, जो इतना बड़ा पैच ऑफ लैंड मैंने आपको बताया है जिसमें डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल था। और एक वो था जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी। तो प्रिंसली स्टेट्स वाले जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स का ऐसे डायरेक्ट कानून नहीं मानते थे, वो उनकी अपनी मर्जी होती थी। लेकिन जब वो ब्रिटिश इंडिया में आएंगे तो वो फिर इंडिया का लॉ जो ब्रिटिशर्स ने दिया है वो फॉलो करेंगे। कुछ चीजें थी, यानी कि वो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट के तौर पे आते थे। और जिस तरह बाहर से अगर रशियंस जो हैं या जो बाकी पावर्स हैं, अगर उनसे हेल्प लेने की बारी आती थी तो उन नवाबों को ब्रिटिशर्स ने मना किया हुआ था कि हम आपको फिर छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह करके एक जो है ना स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने अपने डायरेक्ट इंडिया के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। और वैसे जनरल पॉलिसीज थी जो इनके साथ इंटरेक्ट करने में, प्रिंसली स्टेट के साथ इंटरेक्ट करने में काम आती थी। तो इस तरह करके जो गवर्नर जनरल यहाँ पे था, उसके दो नेम्स थे। एक उसका नेम था गवर्नर जनरल और एक था वॉइस रॉय। तो मुझे भी पूरी जिंदगी ये समझ नहीं आती थी कि कैसे यार, इसमें क्या फर्क है। तो इसमें एक जो मवारिक अली साहब बहुत अच्छे हिस्टोरियन है हमारे, उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था वहां पे वो कहलाता था गवर्नर जनरल, और जहाँ पे इनडायरेक्ट रूल वो करता था प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, जब वो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता था तो वहां पे उसका जो टाइटल था वो था वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटेन। इसीलिए उन्होंने फिर कहा कि जब पाकिस्तान और इंडिया बन गए तो उसके बाद इन्होंने वॉइस रॉय का टाइटल नहीं लिया, इन्होंने गवर्नर जनरल का टाइटल लिया। तो दैट मेड सेंस, ठीक है। ये टाइटल भी फिर मुझे क्लियर हो गया कि ये क्यों था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक्स पढ़ें, बुक्स आपको काफी क्लैरिटी देती है चीजों के ऊपर, और अच्छे हिस्टोरियंस को पढ़ें इन तमाम चीजों के लिए। तो पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो जब आपने पढ़नी है तो आपको ये पता होनी चाहिए कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। अ, और फिर हम लोग इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे 1857 से 1947 तक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किनके दरमियान, इट इज नॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज। ये बात याद रखिएगा। इसको कम्युनल आपने बनाया तो आपकी सारी जो है मूवमेंट का सत्यानाश हो जाएगा। आपके पेपर को वो इसीलिए जो है ना फेल कर सकता है। और कम स्कोर जिन लोगों के आते हैं
जब मैंने उनकी राइटिंग्स देखी हैं तो मुझे अंदाजा होता है कि पेपर चेकर ने जब रीड किया तो उसको ये लगा कि इसने हिंदू मुस्लिम्स के बारे में ज्यादा लिख दिया। तो जब भी हिस्ट्री का आप क्वेश्चन करें, हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर अच्छे देता है, क्योंकि आप एक दो क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में से कर रहे हैं तो दो आपने करंट अफेयर्स में से करने हैं। तो आपके पास पेपर में ऑप्शन होगा कि 7 में से आप 4 सवाल करें। अब 4 के 4 आप करंट अफेयर्स में से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेगा और फिर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन करेगा तो उसका स्कोप, उसका जो विड्थ ऑफ नॉलेज है वो डाइवर्सिफाई नजर आएगा पेपर चेकर को, और वो उस पर ज्यादा नंबर देगा ऑटोमेटिकली। तो हिस्ट्री इज अ गुड सब्जेक्ट, जिसमें आपको समझ आ जाए तो उससे और भी चीजें क्लियर होंगी और मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बिटवीन, ये हमने पढ़नी है, ये हमने देखनी है, बिटवीन ब्रिटिशर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। क्योंकि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने की थी। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। यही जगह से हम अपनी पूरी जो पढ़ाई का जो एक वे होता है वो गलत कर लेते हैं, जब हम इस गलत आइडिया के ऊपर बेस कर लेते हैं अपनी तमाम चीजों को। तो जब आप इस सब्जेक्ट को शुरू करें तो इंश्योर कर लें एक बात कि ये कम्युनल लड़ाई नहीं थी। कायदे आजम ने जब 1940s में और उसके बाद से लाहौर रेजोल्यूशन के बाद जब भी बात की है तो मुस्लिम एज अ नेशन की बात की है, नॉट एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन। कि हमारा रहन सहन अगर डिफरेंट है तो हम एज अ नेशन हैं। उन्होंने मुसलमानों की वैसे बात नहीं की, रिलीजन्स की लड़ाई नहीं थी ये एक नेशंस की लड़ाई थी। तो नेशंस में रिलीजन का एक छोटा सा रोल होता है, उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जरा थोड़ी सी थिक बात है, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, नेशंस का कॉन्सेप्ट देखें, थोड़ा सा इसको सर्च करें गूगल के ऊपर, ताकि आपको ये समझ आए कि अगर आप इसको सिर्फ रिलीजन लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा काफी हद तक। उसके अलावा पाकिस्तान मूवमेंट एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को एनालाइज करेंगे हम इन डेवलपमेंट्स के थ्रू, कि कैसे जो है ये हुआ है। और उसके बाद जो हमने एक चीज अपने लिए इंश्योर करनी है ना, ये मैंने लिखा हुआ है कि हमने टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है इसको। टॉपिक वाइज तो हमने पढ़ा हुआ है पूरी जिंदगी, हमें समझ नहीं आता, 14 पॉइंट उठा के पढ़ लिए, इधर से लखनऊ पैक्ट देख लिया। इसको कनेक्ट करें, इस पूरी हिस्ट्री को जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, ये बड़ी कनेक्टिंग हिस्ट्री है, जब तक आप इसके जो वैक्यूम्स हैं वो फिल नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा आइडिया क्लियर नहीं होगा कि उस वक्त क्या चल रहा था और ये सारी डेवलपमेंट्स क्यों आई हैं हमारे सामने। तो बस ये बताना था कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना किस तरह है। अ, अब आपने अगर इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को समझना है इन इन द सब्जेक्ट और इस एरा को समझना है तो उसमें 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कि किस तरह वो रूल करने आए थे। उसमें क्या था कि सेंटर में गवर्नर जनरल होगा, उसकी एक एग्जेक्टिव काउंसिल होगी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के यानी कि सेंट्रल जो पिलर है उसके दो पार्ट्स थे बेसिकली, एक एग्जेक्टिव पार्ट और एक लेजिस्लेटिव पार्ट, और गवर्नर जनरल खुद उसका हेड था, जो कि किंग जो है यूके का वो बना के भेजता था। वॉइस रॉय हम सुनते हैं माउंटबेटन, तो वो किंग ने अप्रूव किया। उनकी पार्लियामेंट जो है वो अपने किंग से कहती थी, किंग उसको अप्रूव कर देता था। वो बंदा यहाँ पे आके किंग का एज एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग यहाँ पे रूल करता था। और उसके अंडर फिर मैंने आपको बताया सेंटर की ब्रांचेस, और फिर प्रोविंस के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर होता था जो रूल करता था। और सूबों के अंदर फिर उन्होंने 3 पिलर्स बनाए हुए थे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एक सेंट्रल एग्जेक्टिव, एक सॉरी प्रोविंशियल लेवल पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एक एग्जेक्टिव काउंसिल थी, और उसका हेड गवर्नर था। और एक फिर जुडिशरी भी थी, जुडिशरी भी छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जुडिशरी भी आई हुई थी। और फिर ग्रास रूट लेवल पे भी उन्होंने थोड़ा बहुत जो है किया है, लेकिन वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ज्यादा फोकस सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल की जो चीजें हैं उस पर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी जो फेडरलिज्म का आपको समझाया है जो हमारे इधर अपलोडेड भी है, उसमें भी आप देखेंगे कि फेडरलिज्म में हमने सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन को हमने देखा है कि वो बहुत बड़ा एक मसला था पाकिस्तान में। तो ब्रिटिशर्स की वजह से वो क्रिएट हुआ, उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, हमने वही कहते हैं ना ब्रिटिशर्स की मेंटेलिटी, वो कॉलोनियल मेंटेलिटी में हम हैं। वो बेसिकली जिन इदारों को जैसे ट्रेन करके जैसे स्ट्रक्चर्स बना के हमने उनको चेंज नहीं किया, वो चेंज होने थे पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, वो चेंज होने थे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के थ्रू, वो पाकिस्तान में कभी अचीव नहीं हुई।
हमारा तो प्राइम मिनिस्टर का भी अभी तक जो है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर सका। बड़ी मुश्किल से 2008 के बाद अब तक 2 टर्म्स हमने पूरी की हैं। ये थर्ड टर्म चल रही है, लग रही है टर्म भी पूरी हो और ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपनी मुद्दत पूरी कर जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, दूसरा आप डेमोग्राफिक्स और ज्योग्राफी और इंडिया को नहीं समझेंगे कि उस वक्त कौन कौन से प्रोविंसेस थे, उसमें डेमोग्राफिक्स क्या थी, कितने परसेंट मुसलमान थे और कितने परसेंट हिंदूज थे। हमें ये तो एक जनरल आइडिया होता है कि 25% जो है ना वो मुस्लिम्स थे इन द होल इंडिया, जो मैंने उन इंडिया पूरा बताया जिसमें आज का पाकिस्तान, इंडिया और जो आपका है बर्मा, ये इलाके थे। लेकिन जो इतना बड़ा इलाके की अगर आप सिर्फ सेंटर में समझेंगे और ओवरऑल नहीं समझेंगे कि प्रोविंसेस कितने थे और उन प्रोविंसेस में कितनी आबादी थी मुसलमानों की, तो ये चीज समझ नहीं आएगी। तो प्रोविंस किस जगह लोकेटेड थे और उनमें कितनी परसेंट मुसलमानों की आबादी थी, वो अगर आपको समझ आती है तो उसके बाद आप इस हिस्ट्री को समझने में भी कामयाब हो जाएंगे। फिर जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स ये है कि उस वक्त किस तरह की लड़ाइयाँ थी, कौन सुपर पावर्स थी उस वक्त दुनिया के अंदर। उस वक्त रशिया भी एक पावर थी, मल्टीपोलर वर्ल्ड होती थी उस वक्त। फ्रांस, जर्मनी, अ, जर्मनी तो इतना नहीं, जर्मनी उस वक्त जो है वो अ, उभर रहा था, पावर बनने की उसमें था। लेकिन उस वक्त जो एक इंडिकेटर्स था वो पावर होने का, वो हम इकोनॉमिक सिस्टम में डिस्कस करते हैं। लेकिन उस वक्त की जो मेन पावर्स थी उसमें ब्रिटेन था और फ्रांस था। अ, और पहले डच भी थे, रशिया भी एक पावर थी, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड थी। और जर्मनी उस वक्त राइज कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता, काफी हद तक राइज कर चुका था जब ब्रिटिशर्स यहाँ बैठे हुए थे। तो इकोनॉमिक सिस्टम उस वक्त का फिर समझना जरूरी है कि उस वक्त जो राइट सिस्टम था दैट वाज कैपिटलिज्म की एक फॉर्म थी, मर्केंटलिज्म, कि स्टेट यूज टू डिसाइड, क्योंकि उस वक्त डेमोक्रेसीज बहुत कम थी। उस वक्त ज्यादातर डिक्टेटरशिप्स थी, जिस तरह रशिया का डिक्टेटर था जार। तो उस वक्त किंग्स डिसाइड करते थे कि हमने कहाँ ट्रेड करनी है, हमने कहाँ एवेन्यूज ढूंढने हैं। और इंपीरियलिज्म के जरिए वो किया जाता था कि फौजों को भेज के उस जगह पे कब्जा किया, वहां से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, आप अपने मुल्क में लेकर आए, अपने मुल्क से आपने अ, उसका फिनिश गुड बनाया और फिनिश गुड उसी मुल्क की आवाम को बेचा। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता था कि यहाँ पे जो जिस मुल्क में आपने कब्जा किया हुआ है, यहाँ पे आप सस्ती चीज बेच रहे हैं। वो सस्ती चीज जब रॉ मटेरियल सस्ता बिकता है, वो जब इधर आई अपने मुल्क के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, वहां पे कपड़ा बना, उसका कॉटन जिस तरह खरीदी गई उसका कपड़ा बना ब्रिटेन के अंदर, और वो कपड़ा जो है वो फिर इंडियंस को बेचा गया। तो इंडियंस और गरीब से गरीब तर हुए और ब्रिटेन जो है वो राइज करता गया। तो ये कॉलोनियल और इम्पीरियल दौर का ये है, जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम राइज था मर्केंटलिस्ट। तो ये चीजें मेरे ख्याल में समझ आ गई होंगी। अगर ये चीज समझ आ गई है तो फिर आगे हमारा चीजों को समझना इजी है। आई एम होपफुल कि आप लोगों को इसका फायदा होगा। डू गिव मी फीडबैक ताकि मैं फिर आगे भी इस तरह के लेक्चर्स जो है वो बनाता रहूं। और अगर इसमें कोई चीज आप लोग समझते हैं कि एडिशन होनी चाहिए, वो भी मुझे उसका जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।